हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। 6 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और रिवीजन के लिए उनके नोट्स उन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक ज्योग्राफी का चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर है अपने इंडिया को जानने का। और ऑनेस्टली बोलूँ, हम में से ज़्यादातर लोगों को अपने देश के बारे में उतना ही नहीं पता होता जितना किसी दूसरी कंट्री के बारे में पता होता है। इंडिया कितना बड़ा है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, पूरे इंडिया में एक ही टाइम क्यों चलता है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट तक इंडिया कितना फैला हुआ है। आज ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि चैप्टर ख़त्म होने तक मैप देखकर आपको इंडिया की लोकेशन और ज्योग्राफी बिल्कुल अलग लेवल पर समझ में आने लगेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जहाँ जहाँ ऐसा मुझे लगेगा कि एनसीईआरटी के अंदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपको मैं पहले ही बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आवर कंट्री इंडिया। कहता है कि इंडिया इज़ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंशन, यानी कि इंडिया जो है वो कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। इंडिया जो है उसका जोग्राफिकल जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इनफैक्ट हम देखेंगे तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। टोटल वर्ल्ड में अराउंड 195 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें से इंडिया जो है 7th नंबर पे आता है, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय हिमालयाज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो इंडिया जो है उसके चारों तरफ अगर हम देखें डायरेक्शन, तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगी कि ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर राइट साइड में ईस्ट और इधर की साइड वेस्ट होता है। तो ये कह रहा है कि नॉर्थ में देखोगे तो हमको हिमालयाज़ देखने को मिलेंगे। वहीं जब हम नीचे जाएंगे साउथ की तरफ तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है। वेस्ट की तरफ अरेबियन सी देखने को मिलेगा और ईस्ट की तरफ हमको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ विच इज़ इन गुजरात इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। यानी कि ये कह रहा है कि इंडिया जो है उसका अगर हम नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन देखेंगे या वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन देखेंगे तो ये लगभग 3200 कह रहा है। हालांकि ये 3214 किलोमीटर है और ये लगभग 2900 किलोमीटर बता रहा है कि ऐसे ऐसे 2900 किलोमीटर तक एक्सपेंशन है इंडिया का। और नॉर्थ टू साउथ लगभग 3200 किलोमीटर्स तक का एक्सपेंशन है। नॉर्थ में हमको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और नॉर्थ वेस्ट में हमको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में प्लेन्स देखने को मिलेंगे, अनइवन प्लेटूज। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में कई टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स की डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है। क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक जैसा क्लाइमेट है। नॉर्थ इंडिया में अलग टाइप का क्लाइमेट है, साउथ इंडिया में थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है। वेजिटेशन भी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स की मिलती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे वेजिटेशन हो, चाहे वो लैंड फॉर्म हो, चाहे कल्चर हो, हर रिस्पेक्ट में इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया इज़ अ कंट्री इन विच यूनिटी इज़ फाउंड। यानी कि इतने सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ लोगों के बीच एकता है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 120 करोड़ है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 120 करोड़ है इंडिया की पॉपुलेशन। अगली सेंसस 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो नहीं हो पाई। आगे एक बार इसको इमेज में देखेंगे, उससे पहले यहाँ देखिए, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन के मामले में इंडिया ही आता है। हालांकि अब नई सेंसस होगी तो उसमें हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, जो कि बहुत खुशी की बात नहीं है। आगे लोकेशनल सेटिंग। अभी हम सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए इनको हम प्रॉपर मैप के अंदर समझेंगे
लोकेशनल सेटिंग, इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लगभग इसके बीच से पास होती हुई दिखती है। नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स है। वहीं ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अगर हम वर्ल्ड को दो पार्ट्स में बांटे, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो पूछ रहा है इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में बिलोंग करता है। चलिए पहले इतना समझ लेते हैं। उससे पहले हमने पिछले चैप्टर्स में ही ये पढ़ा कि जो अर्थ है ये 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जितना भी होगा ये नदर्न हेमिस्फेयर होगा, इसके नीचे जो भी होगा वो सदर्न हेमिस्फेयर होगा। सेम उसी तरीके से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड थी उसके राइट साइड में ईस्टर्न हेमिस्फेयर होगा और इधर की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर होगा। तो इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर में, और लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में देखें तो कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग हम 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए इंडिया का जो इधर वाला एक्सटेंशन है और इधर वाला एक्सटेंशन दोनों के आगे ईस्ट वर्ड का यूज होता है। और सेम उसी तरीके से इंडिया के नीचे और ऊपर नॉर्थ लैटिट्यूड को दर्शाने के लिए डायरेक्शन का यूज होता है। एक बार देख लेते हैं इमेज में, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देखेंगे इसका नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंशन है, साउथ में देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर जब हम देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट तक का इसका एक्सटेंशन है, और लगभग डिस्टेंस कितनी है 3240 किलोमीटर्स। और जब हम वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन देखेंगे इसका, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स इसका वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है, जो कि कितना है 2933 किलोमीटर्स डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये भी क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड जो है वो 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखी जाती हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ वाला जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ऊपर भी ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आगे देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमको ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन याद होना चाहिए। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से पास होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 8 राज्यों से पास होती हुई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ 29 डिग्री देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस। ये हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन जो है वो इंडिया का यहाँ से यहाँ देखोगे तो लगभग 29 to 30 डिग्री का है इसका डिफरेंस, और 1 डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट पे। तो जैसे ही 1 डिग्री का वेरिएशन होता है 4 मिनट का टाइम डिफरेंस हो जाता है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। तो इंडिया में इस हिसाब से लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता था, और उसकी वजह से हमने इंडिया के जो सेंटर से एक लॉन्गिट्यूड पास हो रही है जिसका मेज़रमेंट क्या था 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये वाली एक्सटेंशन को हमने टाइम के लिए माना था कि यहाँ इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा उसको पूरा इंडिया फॉलो करेगा, जिससे कि वेरिएशन ना देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। इसको दूर करने के लिए हमने क्या करा, एक सेंटर लाइन ऑफ रेफरेंस ली जिसको पूरा इंडिया फॉलो करता है, और इसको हम डिटेल में पिछली चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। वही कह रहा है कि जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है, जिसको हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है कि लोकल टाइम जो है वो 4 मिनट्स हर 1 डिग्री पे चेंज हो जाता है। सन जो है वो 2 घंटे पहले निकल जाता है अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट साइड में, और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस की वजह से हमने क्या करा, जो लोकल टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। ठीक है, तो द मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसको 82.5 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ नेबर्स। अब नेबर्स में समझना कि टोटल 9
नेबर्स तो हैं जो लैंड बाउंड्रीज बनाते हैं, सॉरी 7 नेबर्स तो इसके लैंड बाउंड्रीज बनाते हैं और 2 नेबर्स ऐसे हैं जो कि वाटर बाउंड्रीज या कह सकते हैं मैरीटाइम नेबर्स हैं। अब 7 ऐसे पड़ोसी जो कि लैंड बाउंड्री बनाते हैं उसमें आते हैं हमारा पहला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सातों कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं, यानी कि ऐसे पड़ोसी हैं जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और जो 2 मैरीटाइम बाउंड्री जो बनाते हैं, जो समुद्र में हमारे पड़ोसी हैं, वो कौन सा है? एक तो है हमारा ये मालदीव्स और दूसरा है श्रीलंका। ये दोनों मैरीटाइम नेबर्स हैं हमारे। तो याद रहेगा 7 और 2 टोटल 9 नेबर्स हैं इंडिया के, जिसमें से 7 लैंड बाउंड्री बनाते हैं और 2 क्या करते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे वही कह रहा है हमसे, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, फाइंड आउट द नेम्स। तो जो मैंने आपको बता दिया नाम। यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, जिसके अंदर हमको दिखा रखा है कि टोटल इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट स्टेट्स हैं 28 और 8 हैं यूनियन टेरिटरीज़। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूटी में पहला लद्दाख आ जाता है, दूसरा जम्मू कश्मीर, थर्ड देखेंगे तो चंडीगढ़, फोर्थ हमारा दिल्ली आ जाता है, फिफ्थ अगर देखा जाए तो दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों यहाँ पे आ जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। 6 नंबर पे देखेंगे तो लक्षद्वीप, 7th नंबर पे अंडमान निकोबार और 8th जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो हमारा तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा केरला। केरला में माहे, तमिलनाडु में देखोगे तो यहाँ पुडुचेरी और तराई कनाल, और यमन पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा यूटी बताओ जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पुडुचेरी जो है उसका एक्सटेंशन लगभग 3 राज्यों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहता है कि हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। जितने भी हमने नेबरिंग कंट्रीज़ देखे टोटल 9, इनमें से ऐसी कंट्रीज़ के नाम पूछ रहा है जो कि जिनका मतलब कोई भी बाउंड्री किसी भी ओशियन या किसी भी सी से नहीं लग सकती, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो जितने भी नेबर्स देखे, मालदीव, श्रीलंका, वो तो ऑलरेडी उनका बॉर्डर बनता है पानी से। तो यहाँ पे जो बॉर्डर्स हो गए, पाकिस्तान का यहाँ से बॉर्डर लग जाता है। तो पहली कंट्री हो गई अफ़गानिस्तान, दूसरी हो गई नेपाल, तीसरी हो गई भूटान। ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका कोई भी मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है, मतलब इनके बॉर्डर पे कोई समुद्र नहीं है, कोई महासागर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लैंड लॉक्ड है। और यहीं से एनसीईआरटी सवाल पूछती है। ये हमको ऐसा लगता है कि ये पॉइंटर्स ऐसे ही छोड़ने के लिए दे रखे हैं, बट यही मेन फैक्ट है एनसीईआरटी को सही तरीका पढ़ने का, कि जो उसने क्वेश्चंस पूछा है उसको एक्सप्लोर करना है आपको। अक्रॉस द सी टू साउथ लाइज द आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। वही जो मैंने कहा कि 2 आइलैंड वाले नेबर्स हैं। श्रीलंका जो है वो इंडिया से अलग होती है पाक स्ट्रेट से। स्ट्रेट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्ट्रेट क्या होता है। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होता है जो 2 अलग जो बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम करता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पाक स्ट्रेट है जो कि क्या कर रही है, इंडियन ओशियन को और बे ऑफ बंगाल को आपस में जोड़ने का काम कर रही है यहाँ से। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्रीलंका और इंडिया कैसे सेपरेटेड हैं, तो बाई पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वास्ट कंट्री है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस करा। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया को 28 राज्यों और 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ में डिवाइड करा गया है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और कैपिटल क्या है इंडिया की, दिल्ली है, जो कि नेशनल कैपिटल है। और जो स्टेट्स हैं इनका फॉर्मेशन बेसिकली देखा जाए तो लैंग्वेज के बेस पे हुआ है। मतलब ये नहीं है कि जितने भी 28 स्टेट्स हमको आज देखने को मिल रहे हैं ये किसी जाति, धर्म, कास्ट, रेस, रिलीजन इन सब के बेसिस पे बने हैं। मेनली जो
बेस देखा जाता है। जो ये स्टेट्स बने हैं 28, इनके पीछे का रीज़न क्या है? या तो जोग्राफिकल रीजन है या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे इनका डिवीज़न करा गया है। कोई बॉक्स छूटा तो नहीं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो इसमें छोटे छोटे बॉक्स दिए होते हैं ना, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से एनसीईआरटी सवाल उठाता है। जैसे यहाँ कहता है पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। क्योंकि अभी हम आगे प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक नाम आएगा पेनिनसुलर प्लेटू, तो वहाँ पे पेनिनसुला वर्ड का यूज हुआ है। तो पेनिनसुला क्या होता है कि एक कोई भी लैंड एरिया है जो ऐसे एक्सटेंड हो रहा है और उसके 3 तरफ पानी है। जैसे इंडिया का साउथ वाला पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे हमको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ बे ऑफ बंगाल और यहाँ इंडियन ओशियन। तो ये लैंड का ऐसा पोर्शन है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको उसी को बोला जाता है पेनिनसुला। और यहाँ पे जो प्लेटू है इसको पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है। ठीक है, तो पेनिनसुला अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा उसका कि सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, ये एक पीस ऑफ लैंड होता है। आगे देखते हैं, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लार्ज कंट्रीज जो हैं उनका एक्सटेंशन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे सिंगल टाइम जोन बनाने से उनका काम नहीं चलने वाला पूरी कंट्री के लिए। जैसे कि यूएसए को देखोगे और कनाडा को देखोगे तो यूएसए में लगभग 7 टाइम जोन्स बना रखे हैं, कनाडा में लगभग 6 टाइम जोन्स हैं। तो कहता है डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया। तो रशिया में कितने टाइम जोन्स थे, क्या आपको याद है? क्योंकि हमने जब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिस्कस करा था कि जो रशिया है उसका लैटिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे 11 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, और ये याद रखने हैं फैक्ट कि यूएसए में 6 टाइम जोन, कनाडा में 7 और रशिया के 11, और इंडिया में कितना है? सिर्फ 1 टाइम जोन। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम कि नेक्स्ट टॉपिक ये हमने देख लिया, इंडिया 28 स्टेट्स 8 यूटीज़। यहाँ पे फिजिकल डिवीज़न दिखा रखा है कि क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही है कि फिजिकली देखा जाए तो इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जिसमें से आप नॉर्थ में देखोगे तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे हिमालयाज़ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको नदर्न प्लेन्स देखने को मिलता है। इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो चौथी लैंडफॉर्म हमारी क्या है? प्लेट्यू। फिफ्थ देखेंगे तो प्लेट्यू के बाद यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में कोस्टल प्लेन्स हमको देखने को मिलेंगे। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी हैं इंडिया के, तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। लिखा है इंडिया का फिजिकल डिवीज़न। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। मतलब कुल मिला के ऐसे कह रहा है कि हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गया, प्लेन्स हो गए, कोस्ट्स हो गए, आइलैंड्स हो गए। आगे हमसे कहता है कि जैसे कि आप देखोगे एक पहरेदार की तरह खड़ा है नॉर्थ में, कौन? हिमालयाज। और हिमालयाज में हिम प्लस आलिया का मतलब होता है एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ का घर, बर्फ़ का निवास स्थल। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। अब सबसे पहले हमको हिमालयाज़ के बारे में बता रहा है, तो एक बार हिमालयाज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स हमको देखने को मिलते हैं वो लगभग 3 अलग अलग रेंजेस में देखने को मिलते हैं। माउंटेन रेंजेस का मतलब समझ गए, एक चेन है जहाँ पे खूब सारे माउंटेन्स हैं एक दूसरे के पैरेलली। तो यहाँ देखोगे तो सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर जो हिमालयाज़ है उसका नाम है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय या उसको हिमाद्री भी बोला जाता है। उसके साउथ में देखोगे इन पहली रेंज ये है, दूसरी ये है, थर्ड ये है, यानी कि मिडल वाली जो रेंज है उसको हम मिडल हिमालयाज़ या फिर हिमाचल हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। और जो सदर्न मोस्ट, यानी कि इनके रिस्पेक्ट में देखें तो सदर्न मोस्ट कौन सा हो गया? लास्ट वाला शिवालिक। यानी कि हिमालय को अगर हम 3 पार्ट्स में बांटें तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है? ग्रेटर हिमालय या फिर जिसको बोलते हैं हिमाद्री। मिडल में कौन सा है? मिडल हिमालय या फिर जिसको हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और सदर्न मोस्ट सबसे नीचे वाला कौन सा है? शिवालिक।
और जितनी भी हमको इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलते हैं वो सारी पीक्स हमको इस वाले हिमालयाज़ में, ग्रेटर हिमालयाज़ में देखने को मिलती है। और जितने भी घूमने फिरने के हिल स्टेशन वगैरह हैं, ये सारे चीज़ें हमको हिमाचल हिमालय में मिलती है। और शिवालिक जो है इसकी हाइट कम होती है, मतलब ऐसे हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, ग्रेटर हिमालय की, फिर उससे छोटा हिमाचल हिमालय, और सबसे कम हाइट वाला शिवालिक। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम देखते हैं इसको। कि कहता है कि नदन मोस्ट जो है, सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर जो है वो क्या है, ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हैं वो इसी रेंज में मिलती हैं। उसके बाद मिडल हिमालय या फिर जिसको हिमाचल हिमालय कहते हैं वो इसके साउथ में स्थित है, यानी कि अगर ये है तो इसका साउथ कहाँ होगा, यहाँ पे। ये सबसे बड़े वाला हिमाद्री, ये दूसरा वाला हिमाचल हिमालय। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, तो जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशन है वो यहाँ पे हैं। और जितनी भी हाईएस्ट पीक थी वो हिमाचल, जो हिमाद्री थी सबसे हाईएस्ट वाला, वहाँ पे थे। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशंस, ये एक्टिविटी है कि 5 हिल स्टेशन के नाम लिखिए। द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज, और जो सदर्न मोस्ट रेंज है यानी कि इसके सबसे साउथ में कौन सी रेंज है, थर्ड वाली, जिसका नाम है शिवालिक। अब आते हैं नेक्स्ट हम नदर्न प्लेन्स के ऊपर। तो बेसिकली जो नदर्न प्लेन्स वाला एरिया है ये फॉर्मेशन हुआ है, जो भी नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती थी वो जमा कर देती थी। तो इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स पहले सेडिमेंट से आज के टाइम पे यहाँ पे प्लेन एरिया डेवलप हो चुका है। तो नदर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज़, कि ऊपर साउथ है, और सॉरी हिमालयाज़ हैं, उसके साउथ में हमको नदर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, तो बेसिकली जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वो लेवल और फ्लैट होते हैं। किसी ने पिछला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं क्या डिफरेंस होता है। कि जैसे ये सी लेवल है, जिसको 0 रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, तो जो प्लेन एरिया होता है वो फ्लैट एरिया होता है, और ये 200 लगभग 200 मीटर से ज़्यादा इसकी एलिवेशन होती नहीं है, मतलब फ्लैट एरिया है, नीचे एरिया है। और जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो वो उनकी बेस जो है वो ब्रॉड होता है, और जो एपेक्स होता है वो पतला होता है, नुकीला होता है, और ये लगभग 600 मीटर से बड़े ही होते हैं, तो उनको माउंटेन बोला जाता है। और प्लेटू जो होते हैं वो टेबल टॉप लैंड होता है, मतलब इसका एलिवेशन भी ज़्यादा होता है ज़मीन के ऊपर से, और ऊपर से ये फ्लैट भी होते हैं। ठीक है, तो हम प्लेन एरियाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है ये बेसिकली क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और लेवल में होते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो एलुवियल डिपॉजिट्स जो कि रिवर्स लेके आई थी उनसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके एलुवियल डिपॉजिट से ये बनी है। दीज रिवर्स प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, और ये जो रिवर सेडिमेंट से जो एरियाज़ बनते हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, इसलिए यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशंस पाई जाती हैं। दैट्स वाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स, यही कारण है कि हमको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलता है, जो कि प्लेन रीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर आते हैं वेस्टर्न पार्ट में। तो वेस्टर्न पार्ट में हमने देखा कि वहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, हॉट है, सैंडी है, और बहुत ज़्यादा लिटिल वेजिटेशन है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम पाई जाती है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करा, एक था हिमालय, फिर नदर प्लेन, उसके बाद ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको आप एक बार देख लोगे तो विजुअलाइज हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हमको दिखा रखा है ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, उसके बाद शिवालिक, ये तीनों हो गए हिमालय के रेंज। उसके बाद इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन जितना भी है इधर भी है, ये सारा क्या हो गया, नदर्न प्लेन्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक प्लेट्यू। टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू, नदर्न प्लेन्स के साउथ में, ये नदर्न प्लेन्स हैं तो इनके साउथ में क्या है, प्लेट्यूज हैं। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, इसकी शेप लगभग ट्रायंगुलर है। रिलीफ जो है हाईली अनइवन है, मतलब प्लेन एरिया की तरह बहुत ज़्यादा इवन सरफेस नहीं है इसका।
दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पे भी बहुत सारी हिल की रेंजेस हैं, वैलीज पाई जाती हैं। अरावली हिल्स जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। द विंध्यास एंड सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेड रेंजेस। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। अभी इन सबको मैं डिटेल में समझाऊंगा। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, द वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्रीज। अब देखो ये बेसिकली क्या कह रहा है, अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को कि अगर ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो इधर की साइड हमको अरावली माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, अरावली हिल्स, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में है। अरावली जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है। और इसी पे ही इम्पोर्टेंट रेंजेस है विंध्यास और सतपुड़ा। विंध्यास और सतपुड़ा ये दो माउंटेन रेंजेस यहाँ हो गए, माउंटेन सॉरी हिल्स बोल सकते हैं इसको। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे दो रिवर्स भी बहती हैं, नर्मदा और तापी। और यहाँ पे देखोगे एक हिल रेंज है जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इधर की साइड ईस्टर्न घाट है। तो एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं इसको। अब यहाँ देखिए, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है। तो इसके नॉर्थ वेस्ट में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अरावली रेंज देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ आपको विंध्यास रेंज देखने को मिलेगी, विंध्यास। यहाँ दूसरी रेंज है सतपुड़ा रेंज। और विंध्यास और सतपुड़ा रेंज के बीच से एक रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। और सतपुड़ा रेंज के साउथ में एक रिवर बहती है तापी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा रिवर और सतपुड़ा के साउथ में कौन सी रिवर है, तापी रिवर। और ये जो दोनों रिवर हैं इनकी डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की तरफ ये जाके अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। इनके नीचे हम जो रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ क्या हैं, इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके गिरती हैं। तो ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनकी लोकेशन भी हमको याद रखनी है। तो हमने देखा विंध्यास, सतपुड़ा, अरावली। इधर की साइड देखोगे तो वेस्टर्न घाट, इधर की साइड देखोगे तो ईस्टर्न घाट, ये भी हिल रेंजेस हैं। तो ये सारी क्या कर रही हैं, इसका बॉर्डर बना रही हैं। इधर ये बॉर्डर बना रहा है, इधर वेस्टर्न घाट बॉर्डर बना रहे हैं, इधर ईस्टर्न घाट बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। और फिर जब ये प्लेटू रीजन ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे हमारे कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार बुक से रीड कर लेते हैं दोबारा से ताकि हमको ईजिली समझ में आ जाए। तो जो अरावली हिल्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट में इसकी बाउंड्री बनाते हैं। विंध्यास और सतपुड़ा जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। रिवर नर्मदा और तापी इन्हीं के थ्रू, इन्हीं रेंजेस के बीच में से बहती हैं, जो मैंने आपको समझा दिया। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनका फ्लो कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। और कहाँ गिरती हैं, ड्रेन कहाँ होती हैं, अरेबियन सी में। वेस्टर्न घाट जिसको हम सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं, वो वेस्ट में इसका बॉर्डर बनाता है। और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। वेस्टर्न घाट जो है वो मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो अनइवन है और ब्रोकन है। और जो प्लेट्यू रीजन है वो मिनरल्स में रिच होता है। प्लेट्यू जो होता है ना उसके अंदर मिनरल्स जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए प्लेट्यू रीजन जो है वो रिच इन कोल, आयरन ओर और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं प्लेट्यू रीजन में। अब यहाँ हमसे कह रहा था कि वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूस है। इसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ हमको देख रहे हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को जब आप देखोगे तो ये पूरी रेंज आपको लगभग कंटिन्यूस देखने को मिलेगी। और वहीं जब आप ईस्टर्न घाट को देखोगे तो यहाँ टूटी फूटी इस तरीके से देखने को मिलती है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया का जो स्लोप है वो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। और जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं वो सारी इधर आके गिरती हैं यहाँ से ज़्यादातर। तब रिवर क्या है, रिवर अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को इरोड कर देती है और अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो इसलिए यहाँ वाला जो ईस्टर्न घाट है ये अनइवन है। यहाँ पे रिवर्स के इरोजन के थ्रू इसको तोड़ दिया है, यहाँ से रास्ता बना लिया है। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है ये तो हमको अनइवन देखने को मिलता है, और यहाँ जो वेस्टर्न घाट है ये इवन देखने को मिलता है। यही हमसे कहा जा रहा है।
और क्योंकि ये सारी रिवर्स ज़्यादातर इधर बहती हैं, जितनी भी बड़ी रिवर्स हैं, इसलिए ये अपने साथ सेडिमेंट्स को भी लेके आती हैं और ये सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यहाँ पे लाके करती हैं। इसलिए जो हमारा ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यानी कि वेस्टर्न घाट के बाद में जो प्लेन एरिया बनता है, क्योंकि यहाँ भी छोटी छोटी रिवर्स बहती हैं, तो ये वाला जो प्लेन है और इधर वाला जो प्लेन है, इनमें भी डिफरेंस है कि ये वाला प्लेन एरिया कम है और इधर वाला जो प्लेन एरिया है ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स फ्लो करती हैं और अपने सेडिमेंट्स को लाके यहाँ इकट्ठा कर देती हैं। तो यहाँ जब कोस्टल प्लेन है ईस्टर्न वाला, ये ज़्यादा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसका एरिया कम है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे, कि टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन। वही हमसे कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है इसके वेस्ट में यानी कि इधर, और ईस्टर्न घाट जो है इसके ईस्ट में यानी कि इधर, हमको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। आगे कहता है कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। तो जो वेस्ट वाला था वो बहुत ज़्यादा पतला था, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ईस्टर्न वाला जो है वो मच ब्रॉडर है, ईस्ट वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और यहाँ से सवाल बनता है, अभी मैं बताऊंगा मैप के थ्रू। दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट दियर माउथ। द सुंदरवन डेल्टा इज फाउंड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ एक और कंसेप्ट आया डेल्टा, बट उसको समझने से पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं कि हमसे ये बोला गया है। अब यहाँ से समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आंसर होगा आपका नर्मदा और तापी। दो रिवर्स जो हैं वो वेस्ट में फ्लो करती हैं और कहाँ ड्रेन होती हैं, अरेबियन सी में। फिर हमारी आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों के नाम याद रखने हैं कि ये सारी नदी कहाँ ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और नर्मदा और तापी जो दो रिवर्स थीं, नर्मदा के साउथ में देखोगे तो विंध्यास माउंटेन्स, और नर्मदा के मतलब नर्मदा रिवर के नॉर्थ में तो आपको विंध्यास माउंटेन देखने को मिलेंगे, और इसके साउथ में आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी, और सतपुड़ा के साउथ में तापी रिवर फ्लो करती है। तो हमको यहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना था, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, सतपुड़ा के साउथ में तापी रिवर बहती है। ये दोनों अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। इनकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं ये। और इधर वाली जो रिवर्स हैं ये कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब हम समझते हैं अगला कंसेप्ट, डेल्टा। होता क्या है कि जो नदियाँ होती हैं वो लास्ट में जाके ओशियन में, सीज में जाके ड्रेन हो जाती हैं, मतलब वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे जैसे इनकी स्पीड कम होती है, जब ये समुद्र में मिलने वाली होती हैं उससे पहले इनकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेके आती हैं साथ में, वो सारे सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। अब जैसे जैसे सेडिमेंट्स इकट्ठा करती हैं तो वो सारे सेडिमेंट्स लगभग ट्रायंगुलर शेप में ऐसे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, और बीच से पानी ऐसे बह रहा होता है। तो ये जितने भी अपने साथ सेडिमेंट्स को लाई है, इसको यहाँ पे इसने तट पे छोड़ दिया है, और उसी को डेल्टा बोला जाता है। कि जो अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लाई है और यहाँ पे स्लोप कम होने की वजह से यहाँ इसने छोड़ दिया, तो उस सारे सेडिमेंट्स के डिपोजिशन को क्या बोला जाता है, डेल्टा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार कि रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और ये फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पे, मतलब जहाँ रिवर एक तो समुद्र में मिलने वाली होती है वो उसका माउथ होता है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं। एक डेल्टा का नाम याद रखना, सुंदरबन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि कौन सी नदियाँ बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देख लेते हैं कि कोई बॉक्स तो हमारा नहीं छूटा, छूटे हैं बॉक्स। अब इस बॉक्स को देख लेते हैं पहले। यहाँ हमसे कह रहा है कि एलुवियल डिपॉजिट्स, जो कि मैंने अभी बताया कि एलुवियल डिपॉजिट जो अपने साथ लेके आती हैं वो स्लोप कम होने की वजह से साइड में ही छोड़ देती हैं, उससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाई रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन। तो एलुवियल डिपॉजिट मतलब कंकड़, पत्थर, मिट्टी, जो भी नदियाँ अपने साथ बहा के ला रही हैं और अपने बेसिन्स में जाके छोड़ देती हैं, तो उसको एलुवियल डिपॉजिट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रिब्यूटरी, अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर इनटू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट
इनटू मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई मेन रिवर बह रही है, जैसे एग्जांपल के लिए गंगा रिवर है, अगर इसमें कोई दूसरी रिवर आके अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है तो वो इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। जैसे यमुना इसका एक एग्जांपल हो गया। जब किसी बड़ी रिवर में कोई दूसरी छोटी रिवर आके मिलेगी तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू द मेन रिवर, ठीक है, चाहे वो इधर की साइड से हो चाहे इधर की साइड से हो, तो उसको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। सेम इसी तरीके से एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी केस में क्या हो रहा है कि कोई रिवर आ रही है और वो आगे से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये मेन रिवर 2 हिस्सों में टूट गई तो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई ये दोनों इसकी। और ट्रिब्यूटरी क्या होगा कि जब कोई रिवर है मेन रिवर, उसके अंदर कोई दूसरी रिवर आके मिल जाए तो उसको ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा। आगे हमसे बॉक्स में कहता है वही फैक्ट कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं उस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा की शेप ट्रायंगुलर है। इट इज़ मतलब डेल्टा के बारे में बता रहा है कि डेल्टा के शेप जो है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। और इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ की रिवर्स एंटर करती है सी में, उसको रिवर का माउथ बोला जाता है। तो वहाँ पे जितने भी जो ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म बनता है सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने की वजह से, उसको डेल्टा बोला जाता है। आगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कह रहा है कि बहुत सारी नदियों के नाम लड़कियों के नाम पे पड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैप भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिवर गंगा है, सॉरी रिवर गंगा दिख रही होगी आपको, और इसमें ये यमुना रिवर आके मिल गई है, तो यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है। आगे देखें तो डिस्कशन हो रहा है हमसे कि 2 आइलैंड ग्रुप्स। देखो अभी तक हमने नदन सबसे पहले हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा। हिमालयाज़ उनकी 3 रेंजेस थी, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक। उसके बाद हमने नदन प्लेन्स के बारे में पढ़ा। थर्ड हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। प्लेट्यू के बारे में हमने जो कोस्टल हमारे प्लेन्स थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइलैंड्स के बारे में, जो कि हमारे 2 आइलैंड्स इंडिया के हैं, आइलैंड ग्रुप्स। एक है इधर की तरफ लक्षद्वीप और इधर हमारा अंडमान निकोबार। तो देखते हैं क्या कहता है। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, और ये क्या है, कोरल आइलैंड है, जो कि केरला के तट के पास है। अभी हम समझेंगे कोरल आइलैंड क्या होता है। और ये याद रखना कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ है, अरेबियन सी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड साउथ ईस्ट में है इंडिया की मेनलैंड से, और कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। अब ये भी देखेंगे। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अटैक्ड बाय द सुनामी इन 2004। कह रहे 2004 में कौन सा आइलैंड जो है वो प्रभावित हुआ था 2004 की सुनामी में। तो सुनामी जब आई थी 2004 में, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। तो अब हम देखते हैं इसको कि हमारे ये दोनों आइलैंड ग्रुप कहाँ पे हैं। तो यहाँ देखोगे अगर आप मैप को, तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, और यहाँ पे हमको अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है। अब ये कोरल क्या होता है, कोरल आइलैंड देखो होता क्या है, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, जिनका नाम होता है कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है वो उनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करती है, और वो उसी शेल के अंदर रहते हैं। बट जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सेल्स धीरे धीरे सेल्स वहीं रह जाती हैं जहाँ पे वो रहते हैं। मतलब ये जाके किसी सरफेस पे चिपक जाते हैं, फिर वहाँ पे सेल का निर्माण करते हैं, फिर वो मर जाते हैं, तो उनकी पुरानी सेल वहीं पड़ी रहती है। फिर ऊपर दूसरा ऑर्गेनिजम्स, दूसरा पॉलिप उसके ऊपर लिव करता है। फिर ऐसे करते करते मतलब उनकी जो स्केलेटन होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, वो एक टाइम पे इकट्ठे होते 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 पानी की सरफेस पे आ जाती है, मतलब एक आइलैंड बन जाता है वहाँ पे। तो ऐसे निर्माण हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड का, कोरल जो पॉलिप्स हैं उनकी वजह से। जैसे
एक बॉक्स में कहीं दिया भी था, हाँ ये रहा। डू यू नो कोरल्स, कोरल्स के बारे में कह रहा है। कोरल्स जो है वो स्केलेटन्स होते हैं टिनी मरीन एनिमल्स के, छोटे छोटे मरीन एनिमल, समुद्र में रहने वाले जानवर हैं जिनका नाम है पॉलिप्स, जिनको कोरल पॉलिप्स बोला जाता है। जब ये लिविंग पॉलिप्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनके जो स्केलेटन होते हैं, उनका जो कंकाल होता है वो वहीं रह जाता है, और दूसरे पॉलिप्स जो हैं वो उसके टॉप पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जो कि हार्ड स्केलेटन होता है। और फिर एक के ऊपर एक करते करते धीरे धीरे हायर एंड हायर बहुत सारे कोरल की स्केलेटन इकट्ठे हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, कोरल आइलैंड का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको इमेज दिखा रखी है, ये एक कोरल आइलैंड है, जो कि किसका एग्जाम्पल है, लक्षद्वीप आइलैंड का। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ क्लियर होगा कि जो अंडमान लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट में है, मतलब इंडिया इसका साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे हम तक, हाँ आगे हमसे सुनामी के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर रखा है कि सुनामी जो होती है वो ह्यूज सी वेव्स होती हैं, जनरेट होती हैं ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। देखो सुनामी होती क्या है जनरली, जैसे ये सी फ्लोर है, ये ऊपर पानी है, अब नीचे क्या होता है कि कुछ मान लो नीचे अर्थक्वेक आ गया, अब अर्थक्वेक आने से ऐसा हो गया कि एकदम से ज़मीन सबडक्ट हो गई, नीचे हो गई या ऊपर को उड़ गई, तो इसके ऊपर जो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर है वो एकदम से जब ये ज़मीन डिस्प्लेस होगी तो उसमें वो पानी बहुत तेज़ी से हिलेगा, और उसी हिलने की वजह से वो इतना ज़्यादा लहरें इतनी तगड़ी हो जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देती हैं। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सुनामी जो है उसका कारण क्या है, तो अंडर सी जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो ज़्यादातर रीजन यही माना गया है कि अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामी आती है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर एक बार में डिस्प्लेस होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती हुई जाती है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि मान लो अंडर सी कोई वोल्केनो है, वोल्केनो इरप्ट हो गया, उसकी वजह से भी होता है। बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको आंसर क्या लगाना है कि जो सुनामी है वो किसकी वजह से होती है, जो अर्थक्वेक आते हैं सी फ्लोर पे, उसकी वजह से सुनामी आती है। तो आई थिंक ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। मैंने कोशिश करी है हर पॉइंट को अच्छे से समझाने की, कोई भी बॉक्स कोई भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर करी हैं। तो एक बार इसके MCQ देख लेते हैं हम लोग, ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज हो जाए क्विकली। तो ये रहा पहला MCQ हमारा, कहता है जो सदर्न मोस्ट हिमालयाज़ हैं उनको क्या बोला जाता है। अब सदर्न मोस्ट हिमालय से पूछने का मतलब है कि जो हिमालय की 3 रेंजेस हैं, इसमें सदर्न मोस्ट कौन सी है, सबसे नीचे वाली, तो इसका नाम क्या था, शिवालिक। सह्याद्रीज ऑल्सो नोन एज, जब हमने सदर्न पार्ट देखा था इंडिया का, तो यहाँ पे एक माउंटेन हिल रेंजेस थी, यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूअस हिल रेंजेस थी, तो इधर वाली हिल रेंजेस को क्या बोलते थे हम, वेस्टर्न घाट। और इसका एक दूसरा नाम भी था जिसको बोलते थे सह्याद्रीज, तो सह्याद्री किसका नाम है, वेस्टर्न घाट का। आगे कहता है पाक स्ट्रेट कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, तो हमने पढ़ रखा है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट होती है। इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज, अरेबियन सी में जो इंडियन आइलैंड्स हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। ये हमारा इंडिया है, इधर की साइड अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो अरेबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप हैं उनका नाम क्या है, लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड ग्रुप है उनका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार। तो हमसे अरेबियन सी वाला पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। मालदीव जो है वो दूसरी कंट्री है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। लास्ट देखेंगे कि जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की वो कौन सी है, तो हिमालय तो यंग है, वेस्टर्न घाट वो भी यंग है, बट अरावली जो हैं वो सबसे पुराने हैं और बहुत ज़्यादा इरोड हो चुके हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो आई थिंक ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आया होगा। तो इस तरीके से पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।